तो कुछ नहीं, तो जो आपका बचा हुआ है वो जो आपकी छुट्टी की वजह से बचा है वो हमारी ऑब्लिगेशन, हम आपको जरूर कराएंगे, लेकिन वो दिसंबर वालों की दरकार थी, उनको कराना था, इसलिए उनको करा दो। ठीक है, आप उसके लिए सुनो 3-4 पेज छोड़ दो वहाँ के लिए, ताकि उसको हम आपको करवा दें। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट तो चल रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें तो कर ली थी ना उसमें हमने, SOP एंड ऑल। 3-4 पेजेस छोड़ दीजिए बस आप, लेफ्ट 3-4 पेजेस होंगे। और आज एक चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, लिखो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्च अच्छा, आज जब कोई छुट्टी नहीं है, सारे क्लासेस ऑन टाइम, और CD में भी आज नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम लोग। हाँ बताऊंगा अभी ये तो करो। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, सी सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट मालूम है क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट? नहीं मालूम, लिखो। एक चार्ट बना दीजिए। व्हाट हैपन बेसिकली, प्लीज लिसन, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको कंपनी सेक्रेटरी का वर्किंग दिखाने वाला हूं। कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम होता है? ये बैंक है, प्लीज लिसन, ये बैंक है। बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, बैंक इसे लोन देगा। लेकिन आप मुझे बताओ, बैंकों को लोन देने से पहले क्या बैंक शुड चेक व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कंपनी? कंपनी पे कितनी उधारी है? क्या बैंक शुड चेक कंपनी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी है? तभी तो लोन दोगे ना यार। अगर आपको ये पता चल जाए कंपनी तो कर्जे में डूबी हुई है, क्या कोई बैंक लोन देगा क्या? नो। इसलिए ये जो बैंक है, इस कंपनी को लोन देने से पहले प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेगा, और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनी में जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनते रहें, कहां जाएगा? इस कंपनी में जाएगा, और इस कंपनी में जाने के बाद एक्स लिमिटेड के अंदर चेक करेगा। क्या चेक करेगा? चार्ज डॉक्यूमेंट। कोई देगा चार्ज डॉक्यूमेंट मतलब चार्ज 1, यू नो दैट, चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4, सुना होगा। ये सारे चार्ज डॉक्यूमेंट, अभी छोड़ो चार्ज डॉक्यूमेंट, और बस ऐसे लिख लो कि ये चेक करेगा कंपनी की कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी है, कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं, और पीसीएस एक रिपोर्ट बनाएगा। उस रिपोर्ट को नाम दिया जाएगा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। और ये पीसीएस ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाकर, ये पीसीएस ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाकर किसको हैंड ओवर कर देगा? बैंक को। और बैंक को हैंड ओवर कर देगा, और बैंक को क्या पता चलेगा? दैट बैंक केम टू नो कि व्हाट इज द रियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, और कंपनी की कितनी प्रॉपर्टी गिरवी है, कितनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, which is made by the PCS and hand over to the bank. That is search and status report. क्या सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाना मैंडेटरी है? नो, ऑप्शनल है। एक सवाल और है, लेकिन क्या बैंक करवाते होंगे? ऑब्वियस यस। क्यों करवाते होंगे? रिस्क हटाने के लिए, लॉजिकल है। रिस्क को रिमूव करने के लिए, लॉजिकल है। अच्छा आप मुझे बताओ, किससे बनवाते होंगे? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कैन वी से इट इज अ एरिया ऑफ प्रैक्टिस फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज? क्या हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ या ना? वी हैव लॉट्स ऑफ एवेन्यूज, वी हैव लॉट्स ऑफ स्कोप कि हम जहाँ पे काम कर सकते हैं।
लेकिन ना हम लोगों को शायद उस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है कि हम कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ नहीं। वी शुड नो दैट। और पता है सच एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाने के लिए क्या कंपनी का प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी, एसेट्स को देखना पड़ेगा, चार्ज डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। दैट इज अ वर्किंग ऑफ द पीसीएस एंड वी कैन चार्ज 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपीज फॉर वन सच एंड स्टेटस रिपोर्ट। तो क्या हम लोग इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं? वी शुड नो दैट। यस, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ मतलब देखो ये तो कॉन्सेप्ट ही ऑप्शनल लिख दिया मैंने, ये तो हमने लिख दिया ये करना ही ऑप्शनल है। आप किसी भी बंदे से करवा लो, आपका जो खुद का कंपनी सेक्रेटरी उससे करवा लो। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि भाई आप कोई किसी का सर्च एंड स्टेटस, तो हम वैसे तो इसमें सुनो पीसीए में क्या दिक्कत है, पीसीएम में क्या दिक्कत है, सब अलाउड है। लेकिन मैं इन लोगों का नाम क्यों लिखूं? वाई? हम तो इन लोगों के नाम कभी यूज ही नहीं करते। और ऑप्शनल है, और ऑप्शनल में तो मैं अपना ही नाम लिखूंगा, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। वी प्रमोट आवर प्रोफेशन, वाई टू अदर्स। लेकिन हाँ ऑप्शनल है, आप किसी से भी करा लो, अपने एम्प्लॉय से करा लो, सीए से करा लो, किसी से भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम तो क्या लिखते हैं? प्रैक्टिसिंग कंपनी से। दैट इज आवर स्कोप, दैट इज आवर एरिया ऑफ प्रैक्टिस फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद आगे सुनना जरा, देख यहां पे लिखना बिफोर ग्रांटिंग लोन, लिख लो उसे। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन कि ये जो सच एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाई जा रही है, इसका जवाब देना भाई सब। इसका जो पीसीएस ने 2 लाख रुपए मांग लिए, इसका खर्चा कौन बियर करेगा? बैंक या कंपनी? बैंक या कंपनी? लिखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोई भी बियर कर सकता है, लेकिन नॉर्मली देखने को मिलता है बैंक बियर द सेम। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, बैंक कंडीशन लगा दे कंपनी के ऊपर, लोन तब देंगे जब तो ये खर्चा तू बियर करेगा। क्या कंपनी हंसते हंसते ये खर्चा बियर करेगी? नहीं करेगी, उसे तो लोन से मतलब है। म्यूचुअल कंसेंट क्या दिक्कत है? कोई भी बियर करे। अरे कहते बैंक भी बियर कर सकता है, क्योंकि बैंक भी इंटरेस्ट कमा रहा है, तो बैंक बोल सकता है चलो मैं भर दूंगा, इट डिपेंड्स। अच्छा लोन दे दिया, और लोन देने से पहले आपने सब कुछ चेक कर लिया। नाउ सेकंड स्टेप, अब सुनना सेकंड स्टेप के। आफ्टर ग्रांटिंग लोन, बैंक को फिर पीसीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहना, बैंक को फिर पीसीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ये जो अपॉइंट होगा, ये लिखना जरा, आफ्टर ग्रांटिंग द लोन फिर ये एक रिपोर्ट बनाएगा कंपनी के रिगार्डिंग, और ये चेक करेगा जो लोन दिया हुआ है क्या कंपनी उस लोन को उसी तरीके से यूज कर रही है जिस पर्पस के लिए लोन लिया था। इसको नाम दिया जाता है डिलीजेंस रिपोर्टिंग। इसको क्या नाम दिया जाता है? डिलीजेंस रिपोर्टिंग। अब सुनिए ध्यान से, लोन देने से पहले बैंक किसे हायर करेगा? पीसीएस को। और पीसीएस क्या बनाएगा? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट किसको देगा? बैंक को। ऑप्शनल मैंडेटरी? ऑप्शनल। लेकिन लोन देने के बाद हर बैंक को क्या करना पड़ेगा? फिर पीसीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। और पीसीएस क्या करेगा? ये चेक करेगा कि लोन आपने जिस पर्पस के लिए लिया था, क्या आप उसी पर्पस के लिए लोन को यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। और फिर एक रिपोर्ट बनाएगा, कंपनी के बारे में इंस्पेक्शन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर सारी चीजें देखी जाएंगी, और वो सारी चीजें देखकर चेक करके ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज कर भी रही है या नहीं। लिखो, इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया जाएगा? डिलीजेंस रिपोर्ट या फिर डिलीजेंस रिपोर्टिंग। ठीक है ना? पता है ये मैंडेटरी है। और पता है 1 साल में 2 बार। एक सवाल आप लोगों से, क्या कोई बताएगा मुझे ये जो मैंने लिख दिया मैंडेटरी, कौन से एक्ट में मैंडेटरी है?
बहुत बढ़िया, लिखो आरबीआई का सर्कुलर। आरबीआई के सर्कुलर की वजह से ये मैंडेटरी है। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, बताओ मुझे जरा। हाँ जी, लोन देने से पहले बैंक क्या करवाते हैं? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। और लोन देने के बाद बैंक क्या करते हैं? डिलीजेंस रिपोर्टिंग। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनवाना ऑप्शनल, बट डिलीजेंस रिपोर्टिंग 1 साल में 2 बार करवाना मैंडेटरी एज पर द आरबीआई सर्कुलर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन कोई बताएगा मुझे इन दोनों कामों में प्रैक्टिस का काम किसको मिल रहा है? कंपनी सेक्रेटरी को। तो क्या हम सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट के लिए भी पैसे चार्ज कर सकते हैं? और फिर 1 साल में 2-2 बार जब डिलीजेंस रिपोर्टिंग होगी, क्या उसके लिए भी हम पैसा चार्ज कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों ही आपके कोर्स में है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट भी और डिलीजेंस रिपोर्टिंग भी, दोनों ही आपके ड्यू डिलीजेंस के कोर्स में है। लेकिन आज हम डिलीजेंस रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं या फिर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट? आज हम सर्च एंड स्टेटस पढ़ रहे हैं। समझ आई बात? तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लिखे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च एंड स्टेटस। क्या कॉन्सेप्ट है ये? लिखो। See, it is made of 2 words. Search and status. Search मतलब क्या? It involves inspection. It involves reporting. एक क्या इन्वॉल्व कर रहा है? इंस्पेक्शन। एक क्या इन्वॉल्व कर रहा है? रिपोर्टिंग। इंस्पेक्शन किस चीज का? रिलेटेड टू चार्ज डॉक्यूमेंट्स। रिलेटेड टू चार्ज डॉक्यूमेंट्स। इसका चेकिंग करके, सर्च करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के किसको फॉरवर्ड कर दोगे? जिसने आपको हायर किया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। मैंडेटरी, ऑप्शनल? ऑप्शनल है। समझ में आगे बात क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव आपको क्या लग रहा है सर्च एंड स्टेटस का? व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्च एंड स्टेटस? ये पता चल जाएगा कि भाई कंपनी हमें दोबारा रीपे कर भी पाएगी या नहीं। क्या कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस पता चल जाएगी? अच्छा, क्या बैंक गलत लोन देने से बच जाएगा? क्या एनपी रिड्यूस हो जाएगा? क्या इकोनॉमी अच्छी चल सकती है? तो ये सारे के सारे पर्पस हैं, इसलिए नॉर्मली मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी लोग इसे करवा ही लेते हैं। और नॉर्मली किसको हायर करते हैं? देखने को मिलता है द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। आर गेटिंग दिस? तो दैट इज समथिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज इसमें चेक क्या करना है? चार्ज डॉक्यूमेंट्स। लिखो, चार्ज डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में बात करनी है हमें। लिखो जरा, चार्ज डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, इफ यू हैव एवर रेड कंपनीज एक्ट, तो क्या कोई बताएगा मुझे चार्ज के चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हैं जो डील करते हैं चार्ज से? 77 to 87। These section basically deal with the charge। और लिखिएगा इसके साथ कुछ रूल भी हैं। क्या? कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। So sir, that's all about the concept of charge and that is ये सेक्शन है जो डील करते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कोई बताएगा मुझे कि जब कोई कंपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखती है तो कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? हाँ जी,
चार्ज 1 फाइल करते हैं। मतलब जब आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो आरओसी को कौन सा फॉर्म जाता है? चार्ज 1। ऐसे ही ना कुछ, पक्का ना? अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं क्रिएशन तो चार्ज 1 फाइल होता है। लेकिन जब आप पेमेंट कर देते हैं तो कौन सा फॉर्म फाइल होता है? चार्ज 4, है ना? अच्छा, क्रिएशन के लिए कौन सा सेक्शन कौन सा लगता है? 7। और सेटिस्फेक्शन के लिए, अच्छा इसी पेमेंट को सेटिस्फेक्शन नाम देते हैं गेस, ऐसे ही है ना भाई? अच्छा, और कोई बताएगा इसके लिए क्यों, कौन सा सेक्शन है? कौन सा सेक्शन है? 82। तो दैट इज समथिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक चीज और सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक कंपनी है, उसने डिबेंचर इशू किए। मतलब क्या इंटेलिजेंट, क्या बात है। तो मतलब क्वेश्चन पूरा करने से पहले पता है तुम्हें, तो गजब हो गया यार ये तो क्वेश्चन कर लूं कंप्लीट। अच्छा, तो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, और कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और प्रॉपर्टी गिरवी रख रही है, तो क्या फाइल होगा? चार्ज 1 या चार्ज नहीं? तुम तो जवाब पहले दे चुके, बताओ यार। चार्ज नहीं, गजब हो गया ये तो एकदम। ठीक है, दूसरा, अब क्या हुआ दैट, और चार्ज 1 तो फाइल नहीं होगा, डिबेंचर के केस में चार्ज नहीं जाता है, ऐसे कह रहे हो तुम लोग? अच्छा, और अब क्या हुआ, कंपनी है, क्या है? कंपनी, उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट की। कैसे किए? डिपॉजिट। तो डिबेंचर से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, और क्या जब डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो ये पब्लिक से किया। सेक्शन बोलो, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना 76। और अब आपने डिपॉजिट्स के लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। हो सकता है। अच्छा, 76 में तो लिखा ही हुआ है कि भाई तुम पब्लिक से डिपॉजिट लोगे तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, और भाई वो मेंबर से लोगे तो ऑप्शनल है। चलो छोड़ो, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिए और प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी डिपॉजिट्स के लिए। अच्छा, डिपॉजिट नहीं पता तो लिख लो शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो अब प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, अब आपसे सवाल है, शुड आई फाइल चार्ज 1, शुड आई फाइल चार्ज 9, और शुड आई फाइल नो फॉर्म? हाँ जी, तो डिबेंचर का तो बता दिया, थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, चार्ज 1 तुमने बताया, डिबेंचर का क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही तुमने चार्ज 9 बता दिया, वेरी इंटेलिजेंट। तो अब डिपॉजिट में अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई, अब क्या फाइल करूं, चार्ज 1 या चार्ज 9? इफ दिस नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फॉर्म। बोलो 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 जल्दी। एक ओपिनियन ले लेते हैं, ओपिनियन तो होगी ना? ओपिनियन कितने कह रहे हैं चार्ज 1 जाएगा? वेरी फ्यू। कितने कह रहे हैं चार्ज 9 जाएगा? क्योंकि डिबेंचर और डिपॉजिट स्टार्ट्स विद डी, तो चार्ज 9 जाएगा। कितने कह रहे हैं चार्ज 9? दिस नो वन। और कितने कह रहे हैं नो फॉर्म? सर नो फॉर्म के साथ बड़े सारे हैं, तो पता नहीं, देखेंगे जरूर। मैं बताऊंगा जरूर इसका आंसर, क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ जी, चलो करते हैं बात आगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन 3, अभी डिस्कशन करके कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी करेंगे। पॉइंट 3, क्वेश्चन 3, दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड। डिपॉजिट वाला समझ में आ गया? क्वेश्चन तो क्लियर है ना, आंसर तो आपके बीच में अपने आप ही मिल जाएगा, बस ये देखते रहना तुम हो क्या है। एक्स लिमिटेड, इसका एक एम्प्लॉई है, जिसको बता रखा है वो चुप रहेगा। आई थिंक इसका आंसर मैंने ड्राफ्टिंग में दे रखा है, तो चुप करके चुप रहना, जिसको पता हो। आइंस्टाइन, ठीक है ना? देखो इसे बोल दिया ना, ये फिर भी आंसर देगा, देखना तुम। मानना ही नहीं इसे। चलो कहना हाँ सर ठीक है।
अब एक्स लिमिटेड और इसका एक एम्प्लॉई है, तो ये कौन हुआ? एम्प्लॉयर। अच्छा, इसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। कंपनी ने इसकी 10 लाख की ग्रेचुटी देनी थी, तो सर 10 लाख की ग्रेचुटी एम्प्लॉयर ने दी नहीं, तो एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एम्प्लॉय ने क्या किया? एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है, अगर कोई एम्प्लॉयर आपकी प्रॉपर्टी ना दे, कोई एम्प्लॉयर आपकी प्रॉपर्टी ना दे, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लोगे और आपकी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी बन जाएगी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू द एम्प्लॉय। तो इसने इसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी अटैच कर ली। इट इज लाइक कि सिक्योर्ड हो गई भाई, आपकी ग्रेचुटी इसकी प्रॉपर्टी से क्या हो गई? सिक्योर्ड। ये बात कहाँ लिखी है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। अब की बार हो क्या रहा है? प्रॉपर्टी आप खुद गिरवी रख रहे हो या एम्प्लॉय ने खुद गिरवी रखवा ली है? और ये एम्प्लॉय ने खुद गिरवी कैसे रखवा ली है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की वजह से। मेरा क्वेश्चन 4 आपके लिए क्वेश्चन 3, विल कंपनी फाइल चार्ज 1, चार्ज 9 और द नो फॉर्म इन दिस केस? अब कंपनी क्या फाइल करेगी? चार्ज 1, चार्ज 9 या नो फॉर्म? कितने कह रहे हैं चार्ज 1? इज नोबडी। कितने कह रहे हैं चार्ज 9? कितने कह रहे हैं नो फॉर्म? और कितने कह रहे हैं दिस अ न्यू फॉर्म चार्ज 11? हाँ जी, तो इस पे 3 क्वेश्चन हो गए भाई। तेरे को पता है आंसर इसका? तो बोलिए मत। चलो क्वेश्चन 4, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी क्या है? एक्स लिमिटेड। उसका एक कंपनी सेक्रेटरी है। कौन है भाई? कंपनी सेक्रेटरी है इसका एक। और आपको तो पता ही है कंपनी सेक्रेटरी तो केएमपी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। अब है ना, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के काम से कभी आरओसी से मिलने जाता है, कभी आरबीआई से मिलने जाता है, बहुत काम है। तो कंपनी ने क्या किया? अपने सीएस के लिए एक कार खरीद ली, BMW 7 सीरीज, 3 करोड़ रुपए की। भाई कंपनी सेक्रेटरी छोटी मोटी गाड़ी में तो बैठेगा नहीं, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए कंपनी ने ये गाड़ी पैसे ना होते हुए भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ले ली। किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से? कंपनी सेक्रेटरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इंस्टॉलमेंट पे ले ली। और कर्जा किससे ले लिया? बैंक से कर्जा ले लिया। कंपनी सेक्रेटरी की कार के लिए बैंक से कब्जा ले लिया, सॉरी कर्जा ले लिया। और अब गाड़ी कौन चला रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। कर्जा किसने लिया? बैंक ने, सॉरी कंपनी ने। किससे लिया? बैंक से। विल कंपनी फाइल चार्ज 1, विल कंपनी फाइल चार्ज 9 और दिस नो फॉर्म? हाँ जी, ये 4 सवाल हैं, मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ जी, हाँ जी। कितने कह रहे चार्ज 1 फाइल होगा? कितने कह रहे चार्ज 9 जाएगा? कितने कह रहे नो फाइलिंग एट ऑल? तो देर, और बाकी जनता 90% जनता चुप है। चुप ही जाओगे देखना इस दुनिया से एक दिन। जितने यहाँ पे चुप हैं बोला करो, हंसते बोलते जाओगे, अच्छा लगेगा दुनिया को। चलो सर, तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना है। लो पढ़ते पढ़ते आपको ये सवालों के जवाब जैसे आंसर मिले ना, तो बोलना सर आंसर पता चल गया, और आंसर नहीं कि कहाँ चार्ज 1 है, 9 है, डिपॉजिट का केस, ग्रेचुटी वाला केस या व्हाटएवर। तो इसको याद रखिएगा। लिखो जरा, हेडिंग लिखो, चार्ज पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और है। हाँ, एक और है। ये बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में लिखा है। आप पूछोगे कहां लिखा हुआ है? लो 2 क्लोज 16 में लिखा हुआ है। चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज। आपको बताना है इस लाइन का क्या मतलब है। हमें कुछ तो बोल दो भाई। चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज ये शब्द लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब? 2 क्लोज 16। हाँ जी,
मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कॉन्सेप्ट सेम है, स्पेसिफिकेशन अलग, मतलब चलो हाँ जी। चलो ठीक है, लिखो, ठीक है ऋतिक रोशन, ठीक है लिखो। चलो चार्ज एंड मॉर्गेज, अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना भाई। कहानी यहां से स्टार्ट होगी और कहानी ऐसे स्टार्ट होगी। प्लीज आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, पिन ड्रॉप साइलेंस, बड़े ध्यान से सुनना। द थिंग्स आर वेरी टेक्निकल, ठीक है ना, स्किप हो जाएगी और यू आर रीडिंग फॉर द लास्ट टाइम। ये स्किप तो फिर आपको कोई आगे कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज फोकस ऑन एवरी पॉइंट बट आई एम टेलिंग यू। चार्ज एंड मॉर्गेज द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, लिखेगा ये जो चार्ज एंड मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है, मैं पूछना चाहता हूं ये कंपनीज एक्ट में गिवन है या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिवन है? कहां पे कॉन्सेप्ट गिवन है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गिवन है चार्ज एंड मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है? ये कहां गिवन है? चलो लिखिए। सी इन द कंपनीज एक्ट 2013 there is no concept of mortgage. मॉर्गेज का कोई कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है। ये समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अगर फोकस हिल गया ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या गया ये। कंपनीज एक्ट 2013 में मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। कंपनीज एक्ट नेवर टॉक्स अबाउट द मॉर्गेज, कंपनीज एक्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द चार्ज। लिखो बच्चों, चार्ज 2 क्लोज 16। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज टॉकिंग अबाउट टू कॉन्सेप्ट, one is mortgage and second one is charge. In the Companies Act there is no concept of mortgage, there is only a concept of charge. In TPA there is two concepts, mortgage and charge. Section 58 of TPA, section 100 of TPA. It is very easy to say that in Companies Act there is a concept of charge and TPA there is a concept of mortgage, but believe me there is a section 100 in the TPA which also talks about the charge, and the Companies Act is only talking about what? Charge. Mortgage क्या है? अब वो डेफिनेशन तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेशन डिटेल में ड्राफ्टिंग के पेपर में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने वो बहुत डिटेल में डिस्कशन TPA पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें डिस्कशन कंपनीज एक्ट पे ज़्यादा करना है। लेकिन लिख लीजिएगा, अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन, अगर कोई कंपनी या फिर कोई पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखवाते हैं, किसी अदर पर्सन को, फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, बच्चों दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। वैसे डेफिनेशन में और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बट आप अभी इतना लिख लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी से लोन ले रहा है और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है और कह रहा है कि अगर मैं लोन ना दे पाऊं तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच देना, उसी को मॉर्गेज बोलते हैं। जो बंदा मॉर्गेज करता है मॉर्गेजर, और जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है मॉर्गेजी, और दोनों के बीच में बनती है मॉर्गेज डीड। ड्राफ्टिंग के पेपर में सिखाएंगे हाउ टू ड्राफ्ट मॉर्गेज डीड। आर गेटिंग? आप मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच में मॉर्गेज डीड बनेगी, हाँ या ना? यस। लिख लो भाई, दिस इज मॉर्गेज डीड। अब आप मुझे बताओ पूरे हिंदुस्तान में जब भी मॉर्गेज डीड बनेगी तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अपनी बात पे रहना। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मॉर्गेज डीड बनेगी तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी? टीपीए या कंपनीज एक्ट? टीपीए के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कंपनी मॉर्गेज बनाएगी, मॉर्गेज डीड बनाएगी तो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी? टीपीए या कंपनीज एक्ट? टीपीए। अभी अभी बताया, कंपनीज एक्ट में तो मॉर्गेज का कोई कॉन्सेप्ट है ही। कंपनी भी अगर मॉर्गेज करेगी तो कंपनी पे भी क्या लगेगा? टीपीए। मॉर्गेज डीड किसके अकॉर्डिंग बनेगी? टीपीए के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात है? सुनते जाओ, लिखते जाओ। चार्ज,
I am just combining two laws to understand what is the real concept of charge, what is the real concept of mortgage. सुनिएगा, when immovable property of one person becomes security for payment of money to another, and transaction does not amount to mortgage, it is a charge. टीपीए में चार्ज की डेफिनेशन ये गिवन है भाई. इस डेफिनेशन का क्या मतलब लिखो. एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की 10 लाख रुपए की ग्रेचुटी देनी है. ग्रेचुटी वाला एग्जांपल आ गया देखो बीच में. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बोलता है अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी की पेमेंट नहीं दी एम्प्लॉई को तो एम्प्लॉई हैज अ राइट टू क्रिएट चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कैन अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर. तो सर यहां पर एम्प्लॉई ने क्या किया, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको क्या कर लिया, अटैच कर लिया. डेफिनेशन बड़े ध्यान से देखना. इस केस में क्या हुआ, एम्प्लॉई ने पेमेंट ऑफ, अच्छा एम्प्लॉई को पावर किसने दी है, ग्रेचुटी एक्ट ने. अब देखो लैंग्वेज देखो सर, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ाओ. व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो ना यार, व्हेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी, देखो जरा, एम्प्लॉयर की बिकम व्हाट, फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू, क्या इसकी प्रॉपर्टी लाइबल हो गई टू मेक पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और नॉट, एंड दैट ट्रांजैक्शन डजंट अमाउंट, इज इट अ मॉर्गेज. मॉर्गेज तब होती है जब आदमी अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी रखे, दैट इज मॉर्गेज. क्या दिस अमाउंट टू अ मॉर्गेज, नो, दिस इज अ चार्ज. क्या मैं बोल दूं, अगर आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख रहे हो, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रॉपर्टी गिरवी हो रही है, तो दैट इज नॉट अ मॉर्गेज, दैट बिकम अ चार्ज एज पर टीपीए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो. What is mortgage as per TPA is a charge as per Companies Act. What is charge as per TPA is not a charge as per Companies Act. ये लाइन समझ में आई? What is mortgage as per TPA is a charge as per Companies Act. What is charge as per TPA is not a charge as per Companies Act. Wait और देखिए क्या अभी. अब कंपनीज एक्ट की तरफ आ जाओ. अब कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन 2 क्लॉज 16 क्या कहती है, लिखेगा. When an interest or lien created on property or assets of company as security it is a charge. और कंपनीज एक्ट तो बस इतनी लाइन, एक लाइन बोलकर चुप हो जाता है. अगर कंपनी की प्रॉपर्टी या कंपनी के एसेट्स पे, देखो बड़े ध्यान से, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी या फिर कंपनी के एसेट के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी क्रिएट होती है तो सर उसी को कंपनीज एक्ट क्या बोल देगा, चार्ज. फिर 2 क्लॉज 16 में लिखा है एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज. इस लाइन को बाद में लेकर आएंगे, छोड़ो इसे भी. एंड इट इंक्लूड मॉर्गेज थोड़ी देर में लिखेंगे. सर दो एक्ट आपस में कंबाइन हो रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस? देखो जरा, इतना लिख लिया भाई. हैव यू कंप्लीटेड दिस? देखो जरा, अब कुछ सवाल आपसे हैं. अच्छा, अगर आप कोई चार्ज, अगर आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज है.
कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज सिर्फ क्या है? हाँ जी, जरा ध्यान से देखो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज क्या है? सर ये जो डेफिनेशन है चार्ज की, ये तो टीपीए की थी। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज क्या है? अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखवाओ तो इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी कौन से एसेट? कौन से प्रॉपर्टी कौन से एसेट? हाँ जी लिखो, आइदर मूवेबल और इमूवेबल। क्या कहीं पे लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी? नो। एज पर कंपनीज एक्ट आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को क्या रखो? गिरवी रखो, तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? चार्ज। आपसे मैं पूछता हूं, अगर कोई कंपनी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखेगी एज अ सिक्योरिटी, तो बताओ उसे क्या नाम देंगे? मॉर्गेज। और कोई बताएगा अगर कोई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा तो उसे क्या बोलेंगे? अब उसे दो चीजें बोलते हैं, या तो प्लेज बोलेंगे या हाइपोथिकेशन बोलेंगे। देखो डेफिनेशन कैसे ड्राइव हो रही है, जैसे कोई मैथ का फॉर्मूला हो। अब आप मुझे बताओ, एज पर कंपनीज एक्ट व्हाट इज चार्ज? अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रख दो, मूवेबल या इमूवेबल, वो क्या है? वो चार्ज है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखोगे तो क्या है? वो मॉर्गेज। और मूवेबल को गिरवी रखोगे तो क्या है? वो प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। इसलिए पता है कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज। इसलिए कंपनीज एक्ट ने एक लाइन और ऐड कर दी, क्या? चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। जो मैं बता रहा हूं प्लीज फोकस ऑन दैट। अभी बड़े सारे क्वेश्चन हो सकते हैं दिमाग में आ रहे हो, कुछ क्वेश्चन नहीं सोचना है, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करें पहले। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये लाइन समझ में आई कि ये क्यों लिखा है लॉ मेकर ने, चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज? ये सबको क्लियर? एक बस इसका जवाब दे दो प्लीज। मुझे ये बताओ, लॉ मेकर ने इंक्लूड लिखा, मींस क्यों नहीं लिखा? अब ये सोचने वाली बात है, लॉ मेकर ने ऐसा क्यों नहीं लिखा एंड चार्ज मींस मॉर्गेज? ऐसा क्यों लिखा चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज? इंक्लूड क्यों यूज किया, मींस क्यों यूज नहीं किया? मालूम है? बिकॉज चार्ज, अब सुना, बिकॉज चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऊपर डेफिनेशन में क्या मूवेबल लिखा है, इमूवेबल लिखा है? तो मुझे बताओ, अगर ऊपर डेफिनेशन में लिखा है आप अपना कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे, तो सर कोई भी प्रॉपर्टी मतलब दो, या तो मूवेबल या, तो सर क्या प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज तीनों के तीनों कवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसलिए लॉ मेकर ने सोच समझ के शब्द क्या लिखा, एंड इट इंक्लूड्स मॉर्गेज। इसलिए हम बोलते हैं इन कंपनीज एक्ट चार्ज इंक्लूड्स प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली? अच्छा सर, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लिसन प्लीज। छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपको जवाब देने। और अगर कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखेगी तो कंपनी के ऊपर सेक्शन 77 to 87 लग जाएगा। और ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, जब भी कोई अपनी आप प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो सेक्शन 77 बोलता है 30 दिन में चार्ज 1 फाइल करना, किसको? आरओसी को। ये बात अलग है, चार्ज 1 प्लेज के लिए कभी फाइल नहीं होता, लॉजिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी जो बता रहा हूं उस पर फोकस करें। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। ये चार्ट बना लिया पूरा? चलो इसको समझा रहा हूं, इस पूरे चार्ट को कि मैंने लिखा क्या है। देखो जरा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, राइट डाउन दिस। मैं अनूप जैन, बच्चों मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेके 10 लाख का, मैंने 10 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज कर दी। बताओ जरा, क्या हमारे बीच में मॉर्गेज डीड बनेगी? बैंक और मेरे बीच में क्या मॉर्गेज डीड बनेगी, हाँ या ना? एज पर विच लॉ? कौन सा लॉ लगेगा मेरे ऊपर? टीपीए। क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, हाँ या ना? तो क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ये मॉर्गेज है? यस। शुड आई फाइल चार्ज 1 टू द आरओसी, हाँ या ना? आंसर इज नो। क्यों?
बिकॉज अनूप जैन इज नॉट अ कंपनी। और सर 2(16) चार्ज की डेफिनेशन किस पे लगती है? ऑन द कंपनीज, नॉट ऑन द इंडिविजुअल्स। तो सर मेरे पे टीपीए तो लगेगा बट मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, पता है। एंड मैंने देखा है हजारों बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पता है कैसे सोचते हैं। इंडिविजुअल लोन लेगा तो टीपीए लगेगा, कंपनी लोन लेगी तो कंपनीज एक्ट लगेगा। इट इज रबिश, बकवास कॉन्सेप्ट है ये। इंडिविजुअल लोन लेगा तो टीपीए के मॉर्गेज डीड बनेगी और कंपनी लेगी तो कंपनीज एक्ट लगेगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना दूसरे एग्जांपल में, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अब एजे नहीं है, एजे लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है। बताओ दोस्तों, ये बैंक है, यू टेल मी। सेम क्वेश्चन है, 10 लाख का लोन लिया जाता है और यही कंपनी, पब्लिक कंपनी 10 लाख की अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देती है। बताओ जरा, क्या इन दोनों के बीच में मुझे बताओ मॉर्गेज डीड बनेगी? बस ये बताओ, हाँ या ना। क्या इन दोनों के बीच में मॉर्गेज डीड बनेगी? यस और नो? बताना क्या लगेगा, टीपीए या कंपनीज एक्ट? टीपीए। कभी भी मॉर्गेज डीड कंपनीज एक्ट में नहीं बनेगी, मॉर्गेज डीड सिर्फ किस में बनेगी? अंडर द टीपीए। अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब बताओ जरा, क्या अब बताओ जरा, इट इज अ मॉर्गेज? सर ये आप समझने वाली बात, क्या इट इज अ मॉर्गेज एज पर टीपीए? हाँ या ना? इज इट अ मॉर्गेज एज पर टीपीए? कंपनी ने मॉर्गेज करके क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दे दिया बैंक को। कंपनी ने मॉर्गेज करके क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दे दिया बैंक को। क्या कंपनी हैज क्रिएटेड इंटरेस्ट इन इट्स प्रॉपर्टी? हाँ या ना? इट इज अ चार्ज एज पर कंपनीज एक्ट। और क्या कंपनी विल फाइल टू द आरओसी व्हाट? चार्ज पर। आर गेटिंग? यानी जब मॉर्गेज की तो क्या वो कंपनीज एक्ट में भी चार्ज डिसाइड हुआ या नहीं हुआ? इससे लॉ मेकर ने क्या लिखा? चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप मुझे बताओ, चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज, क्या ये लाइन समझ में आ रही है क्या है? आर यू गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा जी, एक चीज और आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बोलो, नहीं तो आई विल चेंज द लेक्चर। बड़े तरीके हैं हमारे पास, हम वो भी ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आप लोगों को सीखना चाहिए ये कि एक्चुअली कहानी है क्या। इस लाइन का जवाब दो, मैं डिसाइड करूंगा इस लाइन को सुन के कि मैं आगे ये पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। नहीं तो सिंपली चार्ज 1 30 दिन, चार्ज 4 30 दिन, 300 दिन, खत्म। हाँ जी, लेकिन जवाब देना पड़ेगा आपको। चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज एज पर कंपनीज एक्ट, चार्ज डजंट इंक्लूड मॉर्गेज एज पर टीपीए। ये बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है? ये बताना है आपको। ये अगर तुमने जवाब दिया यूनानिमस अप्रूवल, देन आई विल प्रोसीड, अदरवाइज मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा आपको फिर। हाँ जी, आई रिपीट, एज पर कंपनीज एक्ट चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज। ये लाइन सही है या गलत है? कितने कह रहे लाइन सही है सर? एज पर टीपीए चार्ज डजंट इंक्लूड मॉर्गेज। कितने कह रहे हैं ये गलत है? कितने कह रहे हैं ये भी सही है सर? कैन यू प्रूव मी ये सही कैसे है? कैन यू प्रूव मी ये सही कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि एज पर टीपीए देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ मॉर्गेज, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ चार्ज। इसलिए हम बोल सकते हैं अंडर द टीपीए चार्ज इज डिफरेंट and mortgage is different, but under Companies Act charge includes mortgage. Have you understand what I am saying? एक चीज और सुन लो, the purpose of Companies Act is not making mortgage deed. The purpose of Companies Act to file charge 1 to the ROC. That is the only purpose of the Companies Act. Are you getting this? अब देखो एक बार लास्ट बार डेफिनेशन पढ़ो क्या है। When an interest or lien is created on property or assets of the company as security, तो सर it is a charge. आप कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखो, कौन सी? मूवेबल, इमूवेबल? मूवेबल, इमूवेबल? कोई सी भी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कार ली 3 करोड़ की, शुड कंपनी फाइल चार्ज 1 टू द आरओसी? हाँ जी, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए 3 करोड़ की गाड़ी ले ली, विल कंपनी फाइल चार्ज 1 टू द आरओसी? व्हाट डू यू से, हाँ या ना? कितने कह रहे हैं यस? I'll explain you, don't worry. I'll explain every bit of this. लेकिन अभी आप सुनते रहें कि हो क्या रहा है। अच्छा सुनो ध्यान से। सीनो 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब देना। हाँ, 2 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2।
अगर तुमने इसके जवाब दे दिए तो आई एम टेलिंग यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर चार्ज, तब आप इसके काबिल बनोगे इस चैप्टर को पढ़ने के। एग्जाम्पल 1, और दोनों एग्जाम्पल कंपनी से, एजे लिमिटेड पब्लिक कंपनी, बैंक ने इसे 10 लाख का लोन दिया। अब मैं ना लो के अंदर बात करूंगा, लो के नाम लूंगा और आपको जवाब देने हैं। और कंपनी ने इसे अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज कर दी। बताओ टीपीए के अकॉर्डिंग ये क्या है? टीपीए के अकॉर्डिंग ये क्या है? मॉर्गेज। टीपीए के अकॉर्डिंग ये क्या है? मॉर्गेज। अब सुनना दूसरा, विल कंपनी फाइल चार्ज टू द आरओसी एज पर द कंपनीज एक्ट? कहते कह रहे यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। आर यू गेटिंग दिस? अब दूसरा, एजे लिमिटेड पब्लिक कंपनी एंड दैट इज अ बैंक। बैंक ने इसे लोन दिया, सॉरी बैंक कैसे आ जाएगा, सॉरी, इसका एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की इसने 10 लाख की ग्रेचुटी देनी थी, एजे लिमिटेड ने ग्रेचुटी नहीं दी। पता है एम्प्लॉई ने क्या किया? इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। अब मैं कुछ पूछूंगा, बस जवाब दे देना। क्या टीपीए के अकॉर्डिंग ये मॉर्गेज है? बस टेल मी हाँ या ना। क्या एज पर टीपीए इट इज अ मॉर्गेज? फैंटास्टिक आंसर। क्या बच्चों टीपीए के अकॉर्डिंग इट इज अ चार्ज? हाँ या ना? क्या टीपीए के अकॉर्डिंग इट इज अ चार्ज? कितने कह रहे हैं यस? एंड आंसर इज यस। एंड द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, कैन यू टेल मी क्या कंपनी विल फाइल चार्ज टू द आरओसी? और अगर ये है कंपनी विल फाइल चार्ज टू द आरओसी, तो क्या आप मुझे बताओ ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी चार्ज हो जाएगा? हाँ या ना? क्या कंपनी विल फाइल चार्ज टू द आरओसी? हाँ या ना? कितने कह रहे हैं यस? एंड लिखिएगा द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, और केस का नाम लिख लीजिएगा। और सर सुप्रीम कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता तो शायद करवाता भी नहीं। इंडियन बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आपने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी उसके लिए आपको चार्ज 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये जो अभी बताया है, ये आपके जो बॉसेस होंगे ना आपके ऑफिस के अंदर, इवन दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। फुल गारंटी उनको भी पता नहीं होगा कि ये हो क्या गया है, ये कैसे हुआ है। एज पर द डिसाइडेड केस लो सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, अब मैं एक लाइन बोलूंगा, मुझे बताना क्या समझ में आया नहीं आया। अगर आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे तो चार्ज 1 फाइल होगा, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर प्रॉपर्टी गिरवी हो रही है तो चार्ज 1 फाइल। ये बात कहां लिखी है सर? सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस लॉ। अब मैं कुछ लाइन बोलने वाला हूं, बताना मुझे क्या लाइन क्लियर है या नहीं है। क्या आपको नहीं लगता मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया जो 4 पूछे थे? ग्रेचुटी वाला जवाब आ गया नहीं आ गया? चार्ज 1 फाइल होगा नहीं होगा? सर मेरे कुछ सवाल जवाब दो। पहला, what is a mortgage as per TPA is a charge as per Companies Act. What is a charge as per TPA is not a charge as per Companies Act. बत्ती गोले भाई इनकी। अरे गेटिंग व्हाट आई सेड? शुड आई रिपीट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सी गलत है। नहीं बताया आई विल स्टॉप दिस। धमकी है भाई। हाँ जी, फर्स्ट लाइन बतानी है स्टेटमेंट सही है गलत। ठीक है, ऋतिक रोशन कह रहा आने दो। व्हाट इज मॉर्गेज एज पर टीपीए इज अ चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट। कितने कह रहे स्टेटमेंट इज ट्रू? आर यू श्योर? ये आसान थी। ये बताओ, बट व्हाट इज चार्ज एज पर टीपीए इज नॉट अ चार्ज एज पर कंपनीज एक्ट। कितने कह रहे स्टेटमेंट सही है? एज पर डिसाइडेड केस लॉ। क्या ये 2 लाइनें समझ में आई? व्हाट इज हैपनिंग? तो मुझे बताओ कंपनीज एक्ट में व्हाट इज चार्ज? आप कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाओ, मूवेबल इमूवेबल, सर वो क्या है? दैट इज अ चार्ज। और आपको कंपनीज एक्ट में आपका पर्पस सिर्फ क्या है? टू फाइल चार्ज
to the ROC. That is a limitation, that is a scope of the company. क्या एक छोटी सी बात समझ में आ गई है? लिखो सर, we are starting the chapter and the name of the chapter is what? अब आप काबिल हो गए हो किसके? ये चैप्टर पढ़ने के, और चैप्टर का नाम क्या है? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट. हैव यू अंडरस्टैंड? लिखो दोस्तों, ये चार्ज डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए आई एम राइटिंग समथिंग नाउ, और इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी. हेडिंग लिखो. इस चैप्टर में सबसे पहला जो सेक्शन आपको पढ़ना है सेक्शन 77 सब सेक्शन 1. ध्यान से सुनना जरा. It shall be duty of every company. इस शब्द को अंडरलाइन कर लो. It shall be duty of every company. कोई भी कंपनी जो चार्ज क्रिएट कर रही है, अगर मैंने अब आपको ये शब्द बोला है चार्ज क्रिएट कर रही है, तो आपको इस लाइन से, इस शब्द से क्या समझ में आया? कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है, इस शब्द से क्या समझ में आया? अपनी मर्जी. बहुत बढ़िया. अपनी मर्जी से क्रिएट कर रही है, मूवेबल पे कर रही है, इमूवेबल पे कर रही है, किसी पे भी कर रही है. तो लिखो, चार्ज क्रिएट कर रही है सर. लिखते रहें. किसके ऊपर कर रही है? अपनी प्रॉपर्टी पे कर रही है, या फिर अपने एसेट्स पे कर रही है. बड़ी अच्छी बात है सर, कर लो भाई, कर लो. और एक चीज लिखो, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल या इमूवेबल? सर कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है. आगे बढ़ो. मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करोगे तो क्या नाम देंगे उसे? आप बताओ. मॉर्गेज. और बताओ लो कौन सा लगेगा भाई? टीपीए. लेकिन अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो दो चीजें होंगी. पहली बोलो, या तो प्लेज क्रिएट होगी, या फिर, और प्लेज के लिए बताओ जरा कौन सा लॉ लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और एचपी के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कौन से सन में बना? और सुन लो, और ये जो प्रॉपर्टी है डजंट मैटर इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है. डजंट मैटर इंडिया में है या आउटसाइड है. सर ये मैटर नहीं करेगा कि प्रॉपर्टी क्या है. अच्छा, मैं सिंपली एक लाइन बोल दूं. अब अगर कोई भी कंपनी, देखो सिंपल भाषा में, प्लेज करे, हाइपोथिकेशन करे या मॉर्गेज करे, इट इज व्हाट? चार्ज एज पर द कंपनीज एक्ट. लेकिन हाँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको कि प्लेज के लिए लिख कर छोड़ देना भी चार्ज 1 फाइल नहीं होता. इसका भी लॉजिक सिखाएंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है. प्लेज के लिए चार्ज 1 फाइल नहीं होता. तो क्या मैं बोलूं, प्रैक्टिकली चार्ज 1 अब दो चीजों के लिए फाइल हो रहा है. वन इज मॉर्गेज, सेकेंड वन इज हाइपोथिकेशन. द सेकेंड वन इज हाइपोथिकेशन. और सुनो जरा, इट शैल बी ड्यूटी. लिखो डिपॉजिट वाला आंसर चार्ज 1. डिपॉजिट वाला आंसर लिख लो. डिबेंचर में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करोगे तो चार्ज 9 था, नॉर्मल चार्ज 1. और जो डिपॉजिट्स है सर, डिपॉजिट के लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. तो सर अगर डिपॉजिट्स लोगे और प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे तो भी कौन सा फॉर्म फाइल होगा? चार्ज 1. चार्ज 9 नहीं होगा, चार्ज 1 फाइल होगा. इंटीमेशन देनी पड़ेगी. हाँ जी. तो मुझे बताओ यहाँ पर जो भी कंपनी इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखेगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा? लिखो जरा. इस कंपनी को लिखो जल्दी से. कहाँ गई कंपनी? इस कंपनी को विद इन 30 डेज, कीप राइटिंग प्लीज, विद इन 30 डेज from creation of charge, from creation of charge, ROC को सर वेबसाइट बोलो mca.gov.in. ROC को सर क्या फाइल करोगे? जल्दी बोलो मुझे. फॉर्म फाइल करोगे. कौन सा बोलो? चार्ज 1. और अगर डिबेंचर का केस है तो बोलो जरा चार्ज 9. दैट इज अ ऑब्लिगेशन. एक बात और है, ये सारी कहानी कहां लिखी है? 77 सबसेक्शन 1 में. इसको पहले याद कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं.
अच्छा एक बात बताओ, जब आप कोई फॉर्म आरओसी को फाइल करते हो क्या फाइलिंग फी पे करनी पड़ती है? यस, तो लिख लो यहाँ पे फाइलिंग फी भी पे करोगे। अच्छा एक शब्द क्या लिखा हुआ है? ड्यूटी। एक सवाल है, बट डू यू मीन बाय ड्यूटी? बहुत बढ़िया, ड्यूटी मतलब क्या? ऑब्लिगेशंस। बट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशन? बट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशन? करना पड़ेगा, नहीं किया तो ऑब्लिगेशन है, पेनल्टी लगेगी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी। शब्द को ध्यान रखना, आगे बड़ी सारी बातें इस ड्यूटी शब्द के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूटी मतलब क्या? और आरओसी को चार्ज 1 फाइल कर दोगे विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। आगे सुनो भाई, आगे सुनो। अब एक सवाल है, 30 दिन में फाइल नहीं हुआ तो क्या? 30 दिन में चार्ज 1 फाइल नहीं हुआ तो क्या? लिखो लिखो जरा। लिखो भाई, क्रिएशन ऑफ चार्ज। बताओ लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? 30 दिन के अंदर आरओसी को क्या फाइल कर दो? चार्ज 1। ये बात आप मुझे बताओ कहां लिखी है? 77 सबसेक्शन 1 में। अच्छा दोस्तों, 30 दिन कहां से हैं? बोलो यार, 30 दिन कहां से हैं? फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। बड़ी अच्छी बात है, लिखो सर। दूसरा पॉइंट लिखो 30 दिन में फाइल नहीं हुआ तो लिखेगा 30 दिन में फाइल नहीं हुआ तो क्या? कुछ नहीं, लिखो एक्सटेंशन मिलेगी। आप आरओसी को अभी भी फॉर्म फाइल कर सकते हो, चार्ज 1 एक्सटेंशन मिलेगी सर। और कितने दिन के एक्सटेंशन मालूम? 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। लिख लो भाई, ये होता था ड्रामा कई साल पहले 270 दिन। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। ये 270 दिन और ये 300 दिन सब खत्म है। अच्छा बताओ कितने दिन की एक्सटेंशन है? 60 दिन की या 30 दिन की? मुझे बताओ, आप फर्दर फॉर्म फाइल कर सकते हो चार्ज 1 आरओसी को। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 60 डेज में। बट 60 डेज कहां से? क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो कैन वी से वो एक्सटेंशन एक्चुअल एक्सटेंशन 60 दिन की नहीं है, 30 डेज की है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, लिखो। और यार स्पेस नहीं है। लो भाई, और ये जो बात लिखी है कौन सी वाली भाई? 30 दिन की एक्सटेंशन। ये कहां लिखी है मालूम? 77 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोविजो में। बच्चों प्रोविजो याद होनी चाहिए, सबसेक्शन याद होनी चाहिए, तभी मजा है। कहां लिखी है ये बात? 77 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोविजो में ये बात लिखी है सर, और कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो सर, आगे। नेक्स्ट। अच्छा 30 दिन में भी फाइल नहीं हुआ तो क्या? तो लिखो भाई, तो क्या? तो भी सुन लो, तो क्या है? तो अगर 30 दिन में, मतलब कितने दिन हो गए? 30 दिन ही है, 30 दिन की एक्सटेंशन है, तो लिखेगा फिर एक्सटेंशन मिलेगी, फिर एक्सटेंशन मिलेगी, और आप फिर से आरओसी के पास चार्ज 1 फिर फाइल कर सकते हो, चार्ज 1 फिर फाइल कर सकते हो। लेकिन लिखना, आप एक्सटेंशन मिलेगी आरओसी को, चार्ज 1 फिर फाइल कर सकते हो इन फर्दर 60 डेज। अब ये एक्सटेंशन 30 दिन की नहीं है, ये पूरे 60 दिन की है, ये पूरे 60 दिन के। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, ये बात लिखी है 77 सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोविजो में, दैट इज रिटन ओवर देयर। हाँ जी, आगे सुन लो। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये बताना है, ये बताओ जल्दी से, यहां पे सर 30 दिन में फाइल कर दोगे, कलर खत्म हो गया, 30 दिन में फाइल करोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नॉर्मल फाइलिंग फी
सर यहां पे 30 दिन की एक्सटेंशन लोगे तो लिखना एडिशनल फाइलिंग फी। और लिखेगा अगर फिर भी नहीं माने यहां पे फाइल करोगे तो लिखना एड वैलोरम फाइलिंग फी। लिख लो भाई एडिशनल फाइलिंग फी, दैट इज एड वैलोरम फाइलिंग फी एंड दैट इज अ नॉर्मल फाइलिंग फी। अच्छा ये किसको फॉर्म फाइल करना है? कंपनी को, दैट इज एक्स लिमिटेड। कितने दिन में? अब कोई बताएगा मुझे टोटल टेन्योर कितना है? व्हाट इज द टोटल टेन्योर? हाँ जी, कैन वी से दैट इज, अगर आप देखो 30 दिन की एक्सटेंशन 60 और फिर फर्दर 60 दिन, कैन वी से 120 दिन। अच्छा कोई बताएगा टोटल एक्सटेंशन कितने दिन की है? 120 दिन में फॉर्म फाइल करना है, टोटल एक्सटेंशन 90 दिन की है। 30 दिन की एक हो गई, 60 दिन की एक हो गई। और कहां पे बात लिखी है? सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में दोनों बातें। अच्छा और सुनो, एक्स लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट किया एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आपको बताना है कितने दिन में फॉर्म फाइल करूं? 30 दिन में, या 30 दिन से ज्यादा करोगे? 30 दिन से ज्यादा कर दिया तो आपको क्या देना पड़ेगा? एडिशनल फाइलिंग फी। अब आप बोलोगे ये क्या? लिखो सर, मान लो चार्ज 1 फाइल करने के लिए फाइलिंग फी 500 रुपए, मान लो कितनी फीस? 500 रुपए। लिख लेना जरा, अगर 30 दिन गुजर गए, 30 दिन गुजर गए तो सर ये फाइलिंग फी आपको देनी पड़ेगी एडिशनल, एंड इट कुड बी अप टू 10 टाइम्स। यानी क्या ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 टाइम तक हो सकती है। टेक एन एग्जाम्पल, 500 का कितना चला गया? कैन यू से 5000 रुपीज। आप मुझे बताओ, अगर आपने ये लेट फाइलिंग फी कर दी, यहां पे फाइल लेट फाइलिंग अगर आपने की, कितने पैसे गए? टेक एन एग्जाम्पल 5000। टेक एन एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ जल्दी से, ये कंपनी का नुकसान होगा या ये सीएस का नुकसान होगा? सर कुछ नहीं होना, सुन लो, कंपनी 5000 रुपए दे देगी, तुम्हारी सैलरी में से काटेगी। क्योंकि सर लेट फाइलिंग किसने की है? लेट फाइलिंग किसने की है? अभी क्या हुआ, मेरे एक बंदे ने मेरी 3-4 ग्रुप कंपनीज हैं जिसके अंदर मैं डायरेक्टर हूं, एक की आईटीआर डिले कर दी, और आईटीआर डिले करने पे 5000 का फाइन है। बोलो, तो 5000 की फाइलिंग फी लगी एक्स्ट्रा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, उसकी सैलरी में से काटेंगे। हमने कोई ठेका थोड़ी ना लिया हुआ भाई, तो सैलरी में से कट हो जाएगी। क्या आप सोच के देखो जरा, तुम सीएस बनोगे, तुम्हारी तनख्वाह कितनी? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए, और उसमें तुमने 4-5 लेट फाइलिंग फी कर दी। हाँ, 25,000 के 25,000 खत्म, और सैलरी क्या मिली? हो सकता है आशुतोष तेरे साथ भगवान करे ना हो ये। हाँ जी, क्या ऐसा हो सकता है? और पता चला 25,000 तुम्हारी तनख्वाह है और सैलरी कट के हाथ में कितनी आ रही है? 250 रुपए। वो सारा लेट फाइलिंग फी में चली गई। आप मुझे बताओ क्या होगा? अच्छा लगेगा आपको ये? आपकी डेथ तक हो सकते, मर सकते हो आप लोग इस बात में। दिखाऊं तुम्हें मार के? देखो तुम्हारी तक देखो, पूरी कैलकुलेशन है हमारे पास। तुम लोग सीएस करोगे, नौकरी लगेगी 25,000, तुम घर वालों को क्या बताओगे? तनख्वाह कितनी लगी है? 25,000। क्या घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे हमें पैसे देगा? यस। लेकिन उन्हें क्या पता हमारा बच्चा कितना डफर है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जिसकी आदत हो गई है लेट फाइल करने की, उसकी तो सादी सैलरी हमेशा कटेगी। अब घर वालों को तुम पैसे दोगे नहीं। घर वाले तुम्हारे बारे में पता क्या सोचेंगे? बेटे ने अलग जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये घर छोड़ के जाएगा। क्या वो तुमसे नाराज रहने लगेंगे विदाउट नोइंग द ट्रू फैक्ट? अच्छा, घर में वो तुमसे नाराज, ऑफिस में कंपनी तुमसे नाराज, क्या तुम डिप्रेशन में आ जाओगे? बेटे रुक, तू अभी रुक, क्या तुम डिप्रेशन में आ जाओगे? तुम पीना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होगा बेटे। दारू पीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, दोस्तों की जरूरत होती है। वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है, दारू कोई ना कोई तेरे को पिलाई देगा। और एक दिन तू दारू के नशे में डिप्रेशन में होगा, कोई ट्रक तेरे को उड़ा देगा। इट कुड बी वेरी डेंजरस। ये सेक्शन तुम्हारी जान ले सकता है।
बी अटेंटिव, मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, जैन साहब ध्यान से पढ़ लो। गुड। और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अखबार में एक खबर आएगी अनूप जैन के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, या फिर आत्महत्या नहीं, सॉरी, हाँ, अनूप जैन के स्टूडेंट को किसी ट्रक ने उड़ा दिया, क्यों? दारू के नशे में था। तो थोड़ा अजीब लगेगा मेरे को भी, तो वो प्लीज माइंड दिस। ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, एडिशनल फाइलिंग फी, लेकिन सर ये बहुत खतरनाक है। लेकिन तुम अगर नहीं माने, क्योंकि तुम नहीं मानोगे, और सर 60 दिन की 30 दिन की एक्सटेंशन लेने के बाद भी तुमने फॉर्म फाइल नहीं किया तो 60 दिन की फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन सर अब यहाँ पे गजब हो जाएगा, फाइलिंग फी कितनी लगेगी? एड वैलोरम लिखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। सर ये तो कहानी पहली बार आई है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने तो कभी कंपनीज एक्ट में नहीं देखा। एड वैलोरम क्या होता है सर? अब जितनी तुम्हारी चार्ज की वैल्यू है उसके हिसाब से सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, इतनी फीस दे। मान लो जरा, मान लो, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 500 करोड़ का लोन है, मान लो, और मान लो मतलब है नहीं बस, और उस पे एड वैलोरम प्रिस्क्राइब्ड है 1%, तो 500 करोड़ का 1% कितना? तो 5 करोड़ फाइलिंग फी, और कंपनी कहां से काटेगी? तुम्हारी सैलरी में से, बट वो तो 25,000 है, तुम्हारे घर अटैच होगी, सारी प्रॉपर्टी अटैच होगी। दोस्तों क्या ये अच्छी बात है? अरे कहीं कह रहे होंगे हम कंपनी छोड़ देंगे, अटैच क्यों होगी? ओह चलो, मैं ये कह रहा हूँ टाइमली फाइलिंग करो तो बेटर रहेगा। लिखो। अच्छा एक बात और बताओ, अब भी तुम नहीं माने और भी नहीं माने, दुष्ट हो तुम, मान लो, क्या और एक्सटेंशन मिल सकती है? क्या और एक्सटेंशन? मेरा समझ नहीं आ रहा, और क्यों, कौन से एक्सटेंशन लेना चाहते हो तुम? क्या फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है? इतनी एक्सटेंशन के बाद, और कह रहे हो सर हमसे हो ही नहीं रहा फॉर्म फाइल, अब क्या करें? क्या होती है, सॉरी? हाँ जी, लिखो। इसके बाद नो एक्सटेंशन एट ऑल। पहले होता था सीजी एक्सटेंशन देता था, सीजी मतलब आरडी अंडर सेक्शन 87। अब लिखना वो एक्सटेंशन खत्म हो गई है। तो सर इसके बाद कोई, पहले कहानी पता क्या थी? 30 दिन में फाइल करो, 270 दिन की एक्सटेंशन, उसके बाद आरडी एक्सटेंशन। क्या लॉ इज गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कितना स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए? यस सर, हमारे बजट तभी आएंगे, हर कंपनी को ये रियलाइज होगा क्या कि हमें किसे रखना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी को, और ताकि वो ऐसे छोटे मोटे कंप्लाइंस, और अपने तो बाएं हाथ का खेल है। दैट इज सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 प्रोविजो 1 प्रोविजो 2। क्या सेक्शन खत्म हो गया? नो, अभी तो सबसेक्शन 1 पे हैं। अच्छा कितने प्रोविजो हो गए? प्रोविजो 3। कई सोच रहे होंगे ऐसे कितने प्रोविजो हैं? लिखो। एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन of a charge shall not prejudice any right acquired in respect of any property before charge is actually registered। लिख लो इसे। इसका एक प्रोविजो और है, दैट इज प्रोविजो 4। ये बता रहा हूं क्या है प्रोविजो 4। इसको है ना
ऐसे स्टार लगा के छोड़ देना, अभी डिस्कस करेंगे इसको। सीजी में प्रिस्क्राइब्ड, सीजी में प्रिस्क्राइब्ड केसेस where charge 1 not required to file। CG में prescribe the cases where charge 1 not required to file। ये कुछ नहीं है, CG रूल बना के आगे में भी फ्यूचर में प्रिस्क्राइब कर सकता है कि इन्हीं चीज़ों के लिए चार्ज 1 फाइल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक लाइन और लिखिए, इन कंसल्टेशन विद RBI, इन कंसल्टेशन विद RBI। तो दैट इज प्रोविजो 4। लिख लो, बेसिकली है ना, चलो लिखो, इसको बताता हूँ क्या है। खत्म, कुछ नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नथिंग। अब एक क्वेश्चन है, आपने पूछ लिया है, लिखो, इसको भी लिख ही लो। एक क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर आने से पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि सर अगर एक्सटेंशन के बाद मान लो आदमी यहां तक आ गया तो क्या, तो क्या, ये क्वेश्चन है, तो क्या चार्ज रजिस्टर्ड हो पाएगा? लिखो लिखो, lawmaker ने एक ड्यूटी इंपोज कर दी है ऑन द बैंक्स, किसके ऊपर? वैसे आएगा सेक्शन 78, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी 30 दिन में खुद चार्ज फाइल नहीं कर देती तो 31वें दिन जिस बैंक ने लोन दिया है, बैंक गेट द राइट और ड्यूटी टू फाइल चार्ज 1 टू द ROC। सेक्शन 78 में लिखा हुआ है, आपने पहले पूछ लिया तो बता दिया मैंने आपको। अब आप मुझे बताओ, अब ये मत कहना सर अगर बैंक ने और कंपनी ने दोनों ने चार्ज फाइल नहीं किया और यहां तक पहुंच गए तो क्या? तो मैं बोलूंगा दोनों ही गधे हैं, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी और बैंक का कंपनी सेक्रेटरी, दोनों को पता ही नहीं था। तो अब दोनों के दोनों कॉन्सिक्वेंसेस झेलेंगे, किसके? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के। तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है, दोनों को झेलने पड़ेंगे, बैंक को भी और। अच्छा, क्या मैं इसके ऊपर बस ऐसे लिख दूं? अब फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज फाइल करने की, चार्ज 1 फाइल करने की किसकी है, आप बता दो। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की। लेकिन आपने पूछा इसलिए एक और, आज की डेट में प्रैक्टिकली लोन दिए बाद में जाते हैं, चार्ज 1 पहले फाइल हो जाते हैं। बैंक इतने तो समझदार हो ही गए हैं। लेकिन सर ये 30 दिन और इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, आप गलत सोचते ही क्यों हैं? लॉ पढ़ने का एक असूल है, जब भी आप लॉ पढ़ें तो प्रिज्यूम करें एवरीबडी विल कंप्लाई द लॉ। सारी दुनिया लॉ को क्या करेगी? कंप्लाई करेगी। अरे कहने दिस, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कि जब भी हम लॉ इंटरप्रेट करें तो ये मान के चलें कि रूल कंप्लाई होगा। अगर हमने ये प्रिज्यूम नहीं किया तो फिर लॉ तो कभी इंटरप्रेट हो ही नहीं सकता। फिर तो हमेशा यही बोलेंगे नहीं हुआ तो, और तो का कोई जवाब नहीं है। और यहां पे अगर आप फॉल कर गए तो इन दैट वेरी केस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आपको झेलना पड़ेगा। कोई चार्ज 1 रजिस्टर करने की कोई गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है, नॉट इवन अंडर सेक्शन 87। Have you understand this? It's a very strict section under Companies Act। और मैं तो बड़ा खुश हूँ मैं तो कह रहा हूँ ये एक्सटेंशन भी कट करो, ये एक्सटेंशन भी हटा देनी चाहिए। और ऐसा बोला जाए कि 30 दिन के अंदर फाइल करो, नहीं तो सर सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, तो चीज़ें और स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मजा आएगा। बट चलो अभी तो नहीं है।
लिखो जरा 77 सबसेक्शन 2 करेंगे डिस्कस इसके बारे में। लिखो जरा सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। आरओसी शैल इशू, टाइम हो गया यार, 7 बजेंगे नहीं तो अभी। सुनो बस यार, ये बना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हम लोग 1 घंटा लगाएंगे ऑन दिस पॉइंट। ये लाइन क्या लिखी हुई है, एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन चार्ज शैल नॉट प्रेजुडाइज एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। और इसके साथ एक 77 सबसेक्शन 3 है, ये 77 सबसेक्शन 3 इसके साथ कनेक्ट होगा, तो इसलिए वो बीच में अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, ताकि मैं 77 3 तक आपको लेकर आऊँ। इस लाइन को पढ़ाने के लिए 3 पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो इस पर तकरीबन 1 घंटा तो हम लोग लगाएंगे इस प्रोविजन पे। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन की क्या है, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना याद रख लें, चार्ज 1 30 दिन, उसके अगले 30 दिन में चार्ज 1 विद एडिशनल फाइलिंग फी, उसके 60 दिन में फिर चार्ज 1 एड वैलोरम फी, और सर अभी नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस, फिर कोई एक्सटेंशन किसी प्रकार की आपको अवेलेबल नहीं है। इज इट ओके विद यू? और सर दैट इज ऑल अबाउट सबसेक्शन 1 प्रोविजो के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। आज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज